आज संध्या बहुत खुश थी। आज उसे बहुत से लोगों को जवाब देना था, जिन्हें जवाब देने के लिए पिछले 6 सालों से वह इंतजार कर रही थी। पर अब वक्त आ चुका था उन मतलबी लोगों को जवाब देने का, और संध्या ने उन्हें जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। संध्या के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उसका पति और एक छोटी ननद थे। इतने ही लोग थे। संध्या के ससुराल में कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था और पैसों की कोई तंगी नहीं थी। अच्छा खासा धनी परिवार था। हाँ, पर संध्या का ससुराल एक जॉइंट फैमिली थी, तो संध्या और उसके पति के हाथों में कुछ भी नहीं था। सब कुछ सास ससुर के हाथों में था, और ससुर जी के बिजनेस में ही सम्मिलित होकर दोनों भाई बिजनेस करते थे। ससुर जी का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। क्योंकि संध्या के ससुराल का बिजनेस काफी बड़े पैमाने पर था, तो सबको मिलकर उस बिजनेस को संभालना पड़ता था। नहीं तो इतने बड़े बिजनेस को अकेले संभाला नहीं जा सकता था। घर में संध्या की जेठानी बहुत ही तेज स्वभाव की थी, और अपने इसी स्वभाव के कारण उसने पूरे घर पर अपना आधिपत्य जमा रखा था। क्योंकि वह पिछले 8 सालों से उस घर की बहू थी और उसने सब कुछ अपने हाथों में ले रखा था। संध्या की सास भी काफी तेज स्वभाव की थी। संध्या शुरू से ही काफी सीधी और बहुत ही धीरे स्वभाव की थी। साथ ही साथ उसका पति भी उसी की तरह धीरे स्वभाव का था। वह बहुत ही गंभीर था और सीधा साधा था, ज्यादा बोलता नहीं था। संध्या की छोटी नंद बहुत तेज स्वभाव की तो नहीं थी। वह बहुत ही मीठा बोलती थी, पर बहुत ही चालाक थी। पूरे घर में एक दूसरे की शिकायतें लगाया करती थी और लड़ाइयाँ करवाती रहती थी। संध्या ने कुछ ही दिनों में यह सब कुछ समझ लिया था कि ससुराल का माहौल कैसा है, और यह भी समझ में आ गया था कि अगर इस घर में रहना है तो बहुत सोच समझ कर रहना पड़ेगा। क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी इल्जाम लग सकता था। संध्या की जेठानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वह किसी को कुछ नहीं सुनती थी और खुद को उस घर की इकलौती मालकिन समझती थी। संध्या की सास को घर से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर अपने क्लब और किटी पार्टी में बिजी रहती थी। सासू माँ को घर आने पर सिर्फ खाना चाहिए होता था। सासू माँ को जो भी चाहिए होता था वह उनके आगे हाजिर हो जाना चाहिए था, नहीं तो वह पूरे घर में हंगामा मचा देती थी, और उनसे लड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और अब यह सारी जिम्मेदारी संध्या के सर पर आ चुकी थी, क्योंकि जेठानी तो घर की मालकिन बन चुकी थी और देवरानी तो अभी नई नई आई थी। ननद को कुछ करना धरना तो था नहीं, सिवाय चुगली के। दिन भर वह किसी न किसी की चुगली करने बैठी रहती। संध्या को सबकी खातिरदारी करनी होती थी। एक तरह से संध्या घर की नौकरानी बनती जा रही थी और घर के कामों में पिसती जा रही थी। संध्या अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती थी। संध्या का पति भी यह सब कुछ देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। संध्या धीरे धीरे घर की नौकरानी बनती जा रही थी। अगर संध्या कभी थोड़ा बहुत दबी जबान में विरोध करती तो जेठानी और सास उसके ऊपर हावी हो जाती, और संध्या का स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। वह उनसे लड़ नहीं पाती थी। जेठानी बात बात पर बोलती थी, इतने सालों इस घर को मैं अकेले संभाली हूँ, और अभी तुम कुछ महीनों में ही परेशान हो गई। तुम्हारे आने से पहले 8 सालों तक मैं ही तो सब कुछ देखती थी, मैं तो कभी परेशान नहीं हुई। संध्या को बहुत अच्छे से समझ में आता था कि उसकी जेठानी ने कितना घर को संभाला होगा। जो एक बात पर 10 कड़वी बातों में जवाब देती है, उसने अपने ससुराल वालों की कितनी सेवा की होगी, यह बात संध्या अच्छे से समझती थी। संध्या को पता था कि वह बहुत सीधी सादी है, इसलिए जेठानी और सास उसके ऊपर हावी हो जाती है और वह कुछ बोल नहीं पाती। संध्या का पति भी यह सब कुछ देख ही रहा था, पर कुछ कर तो पा नहीं रहा था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। समय के साथ संध्या गर्भवती हुई। अब उसे पूरे आराम की जरूरत थी, इसलिए वह अपने मायके जाना चाहती थी। क्योंकि संध्या को बहुत अच्छे से पता था कि ससुराल में तो उसे आराम मिलने से रहा, पर ससुराल वालों ने उसे मायके जाने नहीं दिया। उसकी और उसके पति की ससुराल वालों के आगे बिल्कुल नहीं चली, और संध्या को अपने ससुराल में ही रहना पड़ा, और उसी प्रकार से सबकी नौकरगिरी करती रहनी पड़ी, जिसकी वजह से संध्या दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इन सब के बावजूद भी संध्या के ससुराल वालों को उसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। संध्या के पति को बहुत गुस्सा आता था, पर वह अपने घर वालों से संध्या के लिए लड़ नहीं पाता था। संध्या को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसका पति भी उसी की तरह सीधा साधा है, और किसी का स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, क्योंकि वह खुद नहीं बदल पाई थी। कमजोरी की अवस्था में संध्या ने की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि संध्या बहुत कमजोर थी और गर्भावस्था में उसके खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था, न ही उसे कोई आराम मिला था।
इसलिए बच्ची बहुत ही कमजोर पैदा हुई थी। ससुराल वालों ने इसका इल्जाम भी संध्या के ऊपर लगा दिया कि संध्या की लापरवाही की वजह से बच्ची कमजोर पैदा हुई है। ससुराल वालों का कहना था कि संध्या ने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से बच्ची की यह हालत है। संध्या ने बोला कि खुद का ख्याल रखने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ था। तो सास और जेठानी तुरंत ही संध्या से लड़ने को तैयार हो गई और छोटी ननद ने नमक मिर्च लगाकर यह बात पूरे घर में फैला दी कि संध्या भाभी बच्ची की कमजोरी का जिम्मेदार ससुराल वालों को ठहरा रही हैं। और फिर इस बात को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और आखिर में संध्या और उसके पति को ही चुप होना पड़ा, क्योंकि इस बात को लेकर उसके ससुर और जेठ ने भी बहुत बड़ा हंगामा कर रहे थे, क्योंकि इल्जाम उनकी पत्नियों के ऊपर लग रहा था। संध्या और उसका पति सारी सच्चाई जानते हुए भी चुप थे, क्योंकि अपने घर वालों से वह लड़ नहीं पा रहे थे। संध्या के जेठ और ससुर बार बार यही बातें बोल रहे थे कि कल की आई लड़की के लिए तुमने अपनी माँ और भाभी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि संध्या भी उस घर की बहू है और उनके छोटे बेटे की पत्नी है। जब वह अपनी पत्नियों के लिए बोल सकते हैं तो छोटा बेटा भी तो अपनी पत्नी के लिए बोल सकता है। लेकिन संध्या और उसके पति ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, फालतू के कलह से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद संध्या फिर से घर में कोलू के बैल की तरह पिसने लगी और इन सब की वजह से वह अपनी नवजात बच्ची पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन संध्या की बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, लेकिन वह किचन में लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। उसने जाकर अपनी सास और जेठानी से बोला कि मैं आज किचन नहीं देख पाऊंगी, बच्ची की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, उसे मेरी जरूरत है, आप लोग आज किचन देख लीजिए। लेकिन सास और जेठानी तुरंत ही इस बात के लिए संध्या से लड़ने लगी कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतने सालों तो हमने देखा ही है, तुम्हारे तो रोज के नखरे रहते हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन बच्चों का बहाना लेकर घर के कामों से जी नहीं चुराया और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी और संध्या के लिए उनसे लड़ पाना असंभव हो गया। संध्या ने बस गुस्से में इतना ही बोला कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों ने इस घर को कितना अधिक संभाला होगा, जो कि एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकती। और यह कहकर संध्या वहां से निकल गई, उनके कुछ जवाब देने से पहले ही, क्योंकि उसे पता था वह उनसे लड़ नहीं पाएगी। किचन का काम करते हुए संध्या का दिल रो रहा था कि वह अपनी बीमार बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। मेहमान आकर जा चुके थे। संध्या जल्दी से किचन से दौड़कर अपनी बच्ची के पास गई। संध्या की बच्ची बुखार से तप रही थी। उसने तुरंत अपने पति से बोला, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलना होगा, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इस पर उसकी सास और जेठानी ने बोला, बच्चों को तो यह सब कुछ लगा ही रहता है, थोड़ी ठंडी पट्टियां लगा दो, ठीक हो जाएगा। बात बात पर बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर नहीं भागा जाता है। लेकिन संध्या ने बोला, तुम उनकी बात मत सुनो, तुरंत डॉक्टर के पास चलो। इन्होंने मुझे अपनी बच्ची का ख्याल तक रखने नहीं दिया, किचन में लगाए रखा। यह तुम्हारी बेटी है, इनकी नहीं, इसका ख्याल तुम्हें और मुझे ही रखना पड़ेगा। इन्हें इसकी बीमारी से कोई मतलब नहीं। संध्या और उसके पति बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, आप लोग इंसान है या जानवर? बच्ची की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और आप लोग इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर आ रहे हैं। देखकर लग रहा है इसका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। डॉक्टर ने बोला, यह तो बहुत सीरियस है, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि यह बचेगी या नहीं। अब तो संध्या और उसके पति की हालत खराब हो चुकी थी और फिर वही हुआ जो नियति को मंजूर था। संध्या की बच्ची नहीं रही। बहुत बड़ी गाज संध्या और उसके पति के ऊपर गिरी थी। संध्या जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद संध्या और उसका पति अपनी बच्ची की लाश को लेकर घर आ गए। घर वालों ने जब यह देखा कि बच्ची नहीं रही तो वह भी थोड़ा घबरा गए और थोड़ी देर होने के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। संध्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी, उसका पति भी वहीं पर था। तभी संध्या की सास और जेठानी वहां पर आए और बोले, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों के साथ यह सब कुछ लगा रहता है, कई बार छोटे बच्चों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं, इसे अपने दिल पर मत लो। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल फिर तुम्हारी गोद में एक बच्चा खेलेगा। संध्या ने आओ देखा ना ताओ और बहुत जोर से चिल्लाई, हाँ, अगले साल तक फिर मैं माँ बन जाऊंगी और उसके कुछ महीने बाद फिर आप और आपका परिवार मिलकर मेरे बच्चे को खा जाएगा, जैसे इस बार खा गया है। पर इसमें गलती आप लोगों की नहीं, इसमें गलती मेरी और मेरे पति की है कि हमने अपनी बच्ची के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और आप लोगों के डर से चुप रहे, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाई। गर्भावस्था में भी मेरी बच्ची कमजोर थी क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी आप लोगों की वजह से, और इसी वजह से मेरी बच्ची कमजोर पैदा हुई थी।
लेकिन मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। आप लोगों के डर की वजह से मैं अपने कोख पर ध्यान नहीं दे पाई और आज इतनी बड़ी घास मेरे ऊपर गिर गई। मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। इसमें भी मेरी ही गलती है। आप लोगों की वजह से मैंने और मेरे पति ने कभी भी अपने और अपनी बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाई। संध्या आज बहुत जोर से गरज रही थी। सास और जेठानी ने थोड़ी तेज आवाज में संध्या को चुप कराने की कोशिश की तो संध्या और भी जोर से गरजी और बोली, खबरदार, जो आज किसी ने मुझे कुछ भी बोला मैं मुंह नोच लूंगी उसका। और फिर अपने पति की ओर देखकर संध्या ने बोला, अब तो अपने अंदर के मर्द को जगाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्ची मर गई, कब तक चुप रहोगे? सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा होना कि उसके सीधेपन की वजह से अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद चली जाए और उसके बाद भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द न निकले, ऐसा सीधापन किस काम का? अगर अपनी बच्ची के लिए आज भी आवाज नहीं उठाओगे तो किस तरह से अपनी शक्ल आईने में देखोगे? तुम्हारे इस सीधेपन की वजह से आज हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। आज जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ, यही बात मुझे तुमसे शादी के तुरंत बाद करनी चाहिए थी। आप कान खोलकर सुन लो, मैं और आप इस घर के नौकर नहीं है और अब मैं इस घर का कोई काम नहीं करने वाली। अब अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में भी नहीं रहने वाली, क्योंकि अपनी बच्ची को तो मैं खो चुकी हूँ। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब तक इसी तरह से चलेगा मेरे सारे बच्चे एक एक करके मरते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। जानवर बच्चों को खा जाने वाले राक्षस रहते हैं। संध्या बदहवास सी काफी कुछ बोले जा रही थी। आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि संध्या के आगे कुछ भी बोले या उसे चुप कराए। संध्या अपने पति को जी भरकर लताड़ रही थी। संध्या के पति को भी समझ में आ चुका था कि संध्या कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। अपने सीधेपन की वजह से आज उसने अपनी बेटी को खो दिया था। संध्या के पति ने किसी तरह संध्या को दवाई देकर सुला दिया और रूम से बाहर आ गया। अब संध्या के ससुराल वालों को लगा कि संध्या तो सो चुकी है। अब उसके पति को आड़े हाथों लेते हैं और उन्होंने संध्या के पति को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया कि तुम्हारी पत्नी की हिम्मत कैसे हुई कि हमसे ऐसा बोले। लेकिन अभी वह ज्यादा कुछ बोलते कि संध्या का पति एकाएक गरज उठा और बोला, खबरदार, अगर आप लोगों ने मुझे या मेरी पत्नी को अब कुछ भी बोला, हम आप लोगों के नौकर नहीं है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को खा लिया है। संध्या कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आज मेरी बच्ची की जान गई है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मेरा आज से आप लोगों से सारा रिश्ता खत्म। मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत अपने पास रखिए। संध्या के सास ससुर जेठ जेठानी ने संध्या के पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि औरतों की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। संध्या के ससुर ने कहा, यह सब कुछ तो होता रहता है, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल फिर तुम्हारी गोद में संतान आ जाएगी। इस घर को छोड़कर जाना सही नहीं है। पर संध्या के पति ने बोला, आप लोगों के साथ यह सब कुछ नहीं हुआ ना पापा, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हैं। आपके तो तीनों बच्चे ठीक ठाक है ना, तो आप उस दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस दुख से मैं और संध्या गुजर रहे हैं। अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने खोने का दुख। संध्या के जेठ ने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि मर्दों को इतना ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, खुद को संभालो। तो उसने फिर वही जवाब दिया, आपके तो दोनों बच्चे ठीक ठाक है ना भैया, तो फिर आप मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस दुख का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ मुझे और संध्या को है। मुझे कहने में थोड़ी भी शर्म नहीं कि यह मेरी कमजोरी है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया, और मैं इस बात को मान रहा हूँ और इसलिए मैं इस घर से अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अपनी दौलत अपने पास रखिए। उस दौलत का मैं क्या करूँगा जिसने मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन लिया। इस पर संध्या की सास ने बोला, बहुत जोश आ गया है ना तुझे? तुझे क्या लगता है बाहर जाकर तू आराम की जिंदगी जिएगा? तुझे यही ऐशो आराम बाहर मिल जाएंगे? अरे भीख मांगेगा तू, भीख, और भीख मांगता हुआ वापस नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। अब तो संध्या के पति को और भी अधिक गुस्सा आ गया। उसने संध्या को उठाया और बोला, अभी चलो, हमें अभी इसी वक्त इस घर से चलना है। संध्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति ने उसके और उसकी बच्ची के लिए कोई कदम उठाया है, इसलिए वह बिना कुछ पूछे अपने पति के साथ निकल गई। जाते जाते संध्या की सास ने दोबारा ताना मारा, देख लेना, हाथ में कटोरा लिए वापस नहीं आया तो मेरा नाम नहीं। इस पर संध्या ने भी जाते जाते बोला, देख लेना, आप लोगों के घमंड को अपने पैरों तले ना रौंदा तो मेरा भी नाम नहीं। संध्या और उसके पति घर से निकल तो गए थे,
पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं। संध्या ने अपने भाई को फोन किया और सारी बातें बताई। संध्या के मम्मी पापा ने बोला, तुम दोनों तुरंत अपने घर आओ। तुम लोगों ने हमें इतना पराया कैसे समझ लिया? हम अभी जिंदा हैं। संध्या अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। वहां पर संध्या के मम्मी पापा और भाई भाभी ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें समझ में आ गया कि संध्या और उसके पति के साथ उनके घर में कितनी नाइंसाफी हुई है। संध्या के मम्मी पापा ने बोला, तुम लोगों को जब तक दिल करे यहाँ पर रहो, इसे अपना ही घर समझो। संध्या के भाई भाभी ने भी संध्या और उसके पति से यही बात बोली और उनका पूरा साथ दिया। संध्या के भाई ने बोला, आपको जो भी काम करना है आप उसके बारे में आराम से सोचिए, हम सब आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही गलत हुआ, उसका विरोध करके आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अब आप लोग अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। संध्या के भाई भाभी ने पूरा साथ दिया। संध्या के भाई ने संध्या के पति से बोला, आप कल ऑफिस आइएगा, आपके काम के लिए सोच विचार किया जाएगा और तब तक संध्या भी मम्मी के पास आराम कर लेगी, बहुत कमजोर हो गई है। वह कुछ दिन मम्मी और अपनी भाभी के साथ रहेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा और अच्छे से खाएगी पिएगी तो शरीर भी मजबूत हो जाएगा। वैसे भी संध्या को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, उसे बहुत देखभाल की जरूरत है, जो कि एक माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। संध्या के पति को उम्मीद नहीं थी कि संध्या के मायके वाले उसका इतना साथ देंगे, पर संध्या को बहुत अच्छे से पता था कि उसके मम्मी पापा और भाई भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और उनका साथ जरूर देंगे। जब तक संध्या ने अपने ससुराल के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था, उन्होंने उसके ससुराल में कोई दखलंदाजी नहीं की थी, पर अब जब उसने मुंह खोलकर मदद मांगी है तो वह हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उसके ससुराल वाले गलत हैं। इधर संध्या के ससुराल में सबको लग रहा था कि कोई अपने मायके में कितने दिन रह सकता है, एक न एक दिन संध्या के मायके वाले उसको और उसके पति को बेइज्जत करके घर से निकाल ही देंगे और फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा और वह लौटकर अपने घर ही वापस आएंगे। इस गुमान में संध्या के ससुराल वाले और भी ज्यादा घमंड दिखा रहे थे और इधर संध्या अपने मम्मी पापा और भाभी की देखरेख में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती जा रही थी और उसका पति भी रोज नए नए बिजनेस के बारे में अपने साले और ससुर जी से डिस्कस कर रहा था और अपने भविष्य की योजनाएं बना रहा था। संध्या के पति ने जल्दी ही अपना टाइल्स मार्बल का बिजनेस शुरू किया, जिसमें थोड़ा सहयोग उसके सास ससुर ने भी किया, जिसे उसने समय के साथ लौटा देने का वादा किया और थोड़ा उसने बैंक से लोन ले लिया। बिजनेस के लिए जमीन संध्या के पिताजी ने दे दी। उनकी एक खाली जमीन पड़ी थी जो अभी उनके किसी काम की नहीं थी। संध्या के पति को यह सब कुछ लेना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला, जब आपका बिजनेस चल निकले तो आप इसके पैसे हमें दे दीजिएगा, फिर तो आपको बुरा नहीं लगेगा। संध्या के पिताजी ने अपने दामाद से बोला, आप यह कभी मत सोचिएगा कि हमने आपको कुछ दिया है, बल्कि पूरे आत्मसम्मान के साथ बिजनेस कीजिएगा, यह सोचकर कि आपने हमसे कर्ज लिया है जो कि आप समय के साथ हमें लौटा देंगे। इस तरह से संध्या के पति ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाना शुरू कर दिया और संध्या भी अपने मम्मी और भाभी के साथ बहुत खुश थी। संध्या ने भी घर से ही अपना कुछ काम करने की सोची और उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वह अपने दैनिक जीवन के पलों को शेयर किया करती थी। संध्या ने अपने चैनल पर अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को शेयर किया, जिससे लोगों को उससे बहुत सहानुभूति होने लगी और उसके संघर्ष ने लोगों को प्रेरित किया और उसका यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से चल निकला। इधर संध्या का पति भी अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसका बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। 2 साल होते होते संध्या के पति का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया और संध्या का चैनल भी काफी अच्छा ग्रो कर गया। संध्या और उसके पति दोनों को बहुत अच्छी आमदनी शुरू हो चुकी थी। उन दोनों ने तय किया कि अब धीरे धीरे सबका कर्ज लौटाना शुरू करते हैं। संध्या ने अपने घर में सबको बोला कि अब तो उसके पति का बिजनेस और उसका यूट्यूब चैनल दोनों बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब धीरे धीरे उसका पति सबके कर्ज लौटाएगा और 2 सालों में उसने अपने यूट्यूब से इतनी इनकम जमा कर ली है कि वह एक छोटा सा घर खरीद सकती थी। तो संध्या ने कहा, अब हम अपना एक छोटा सा घर खरीदकर अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि अपने ससुराल जैसा बड़ा घर खरीद सकूं, पर अभी हम दोनों के लिए एक छोटा सा घर तो काफी होगा जहां हम सुकून से रह सकेंगे। संध्या की माँ और भाभी ने बोला, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, और संध्या की माँ और भाभी ने मिलकर एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा घर संध्या के लिए पसंद किया, जिसमें संध्या ने खरीद लिया, जिसमें 2 कमरे, एक वॉशरूम, एक छोटा सा किचन और एक छोटी सी बालकनी थी। घर की कीमत करीब 15 लाख रुपए थी। संध्या के पति को हैरानी हो रही थी कि संध्या ने एक यूट्यूब चैनल से 2 साल में 15 लाख रुपए जमा कर लिए।
संध्या ने बोला, जहाँ चाह वहाँ रहा। बहुत मेहनत की है मैंने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और मेहनत का फल तो मिलता ही है। और अब धीरे धीरे मेरी इनकम तो लगातार बढ़ ही रही है। मुझे साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पता चल रहे हैं जिससे अच्छी कमाई होती है। मैं वहाँ भी ट्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका मुझे यकीन है। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए और मैं अपने बिजनेस पर, क्योंकि हमें कुछ लोगों को जवाब देना है, याद रखिए। संध्या के पति ने बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे। संध्या फिर से गर्भवती थी और इस बार वह अपना पूरा ख्याल रख रही थी, और उसकी माँ और भाभी तो थे ही उसका साथ देने के लिए, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए। समय के साथ संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। वह पूरी तरह से स्वस्थ था और इस बार संध्या भी पूरी तरह से स्वस्थ थी। अपने घर से निकले संध्या को लगभग 3 साल हो चुके थे। इस बीच उसका एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन इस बीच उसने अपने ससुराल वालों से कभी कोई संपर्क नहीं साधा और न ही ससुराल वालों ने उनसे कोई संपर्क किया। ससुराल वालों को तो यह भी नहीं पता था कि वह दोनों अभी भी संध्या के मायके में रहते हैं या कहीं और। उन लोगों ने कभी यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। वह तो इस गुमान में थे कि वह दोनों कहीं भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह दोनों जीवन में अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उधर संध्या और उसके पति का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। संध्या के पति ने 1 साल के भीतर लगभग सबका कर्ज चुका दिया और उस प्लॉट की कीमत भी ससुर जी को दे दी जिस पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। अब सब कर्ज चुकाने के बाद वह बिजनेस पूरी तरह से संध्या के पति का था। उन्हें अपने घर से निकले लगभग 4 साल हो चुके थे और उनके घर वाले इसी गुमान में थे कि अब तक उन्होंने कुछ खास नहीं किया होगा। कोई छोटी मोटी नौकरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे होंगे। आज नहीं तो कल लौट कर वापस आ ही जाएंगे। उधर संध्या के पति ने जब से अपने घर का बिजनेस छोड़ा था, उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि संध्या के पति के हिस्से का काम करने के लिए कोई नहीं बचा था और उसका काम करने के लिए बाहरी लोगों को रखा गया था। बाहरी लोग काम तो करते थे पर साथ ही साथ बेईमानी भी करते थे। वह काम करने की तनख्वाह भी लेते और साथ ही साथ बेईमानी करके बिजनेस में घाटा भी करवा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे। क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा था, इसलिए शुरू में तो उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि उनका बिजनेस इतने लॉस में जा रहा है। पर अब लगभग 4 साल बीत चुके थे और उन्हें समझ में आने लगा था कि उनका बिजनेस धीरे धीरे डूब रहा है। उन्हें पता चल चुका था कि अब तक उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। संध्या के ससुर और जेठ चाहते थे कि संध्या और उसका पति वापस आ जाए, क्योंकि उनकी कीमत उन्हें पता चल चुकी थी। पर अब वह किस मुंह से उनसे संपर्क करते। इतने सालों तक उन्होंने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। अपने घमंड और गुमान में उन लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों से बात की और बिजनेस में हो रहे नुकसान के बारे में बताया और बताया कि संध्या और उसके घर के छोटे बेटे का घर में रहना कितना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। संध्या की सास ने अपने पति के कहने पर 4 सालों के बाद अपनी छोटी बहू को फोन लगाया और पूछा, क्या हाल चाल है। संध्या ने बोला, जब आप लोगों के साथ नहीं हूँ तो हाल चाल तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ, आज हमारी याद कैसे आ गई। यह देखने के लिए फोन किया गया है कि हम जिंदा हैं या मर गए। इस पर फोन संध्या की जेठानी ने ले लिया और बोला, क्या संध्या, तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हो। तुम लोगों ने तो एक छोटी सी बात का मुद्दा बनाकर घर छोड़ दिया था, इसलिए हम लोगों ने तुमसे कोई संपर्क नहीं किया था कि तुम लोग अभी बहुत गुस्से में हो। हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब 4 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब हम तुम्हें फोन कर रहे हैं और घर वापस आने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह तुम लोगों का घर है। संध्या ने भी पलट कर जवाब दिया, क्यों, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी छोटी ननद की शादी हुई है। तब आप लोगों ने हमें याद नहीं किया, घर के छोटे बेटे बहू को याद नहीं किया, तब हमारी याद नहीं आई। तब हम घर के सदस्य नहीं थे, तो आज हमारी याद कैसे आ गई। जरूर कोई ना कोई कारण है इसके पीछे। आप लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ तो छुपा ही हुआ है। लेकिन अब हम पहले जैसे बेवकूफ नहीं है जो आप लोगों की बातों में आ जाए। अब मैं और मेरे पति कभी भी आप लोगों के बातों में नहीं आने वाले। हमें जो भोगना था हम भोग चुके हैं, अब हमें वहाँ किसी कीमत पर नहीं आना। यह कहकर संध्या ने फोन रख दिया। उसके बाद संध्या के ससुर और जेठ ने संध्या के पति को फोन किया। उन लोगों ने संध्या के पति से कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद से बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। तो संध्या के पति ने कहा, वह आप लोग जानिए, आपका बिजनेस है, मैंने वह बिजनेस कब का छोड़ दिया है और आप लोगों से सारे रिश्ते भी खत्म कर चुका हूँ। मुझे वहाँ नहीं आना, आपका बिजनेस है, आप खुद संभालिए। आप लोगों ने घर से निकलते वक्त हमसे कहा था ना कि हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे।
और एक दिन भीख मांगते हुए आपके पास वापस आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे पास मेरा अपना बिजनेस है और अच्छा खासा बिजनेस है, करोड़ों का, जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, जिसके मालिक और मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं और संध्या है। और मैं अपना बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और हाँ, आप लोगों ने तो मुझे बहन की शादी तक में नहीं बुलाया, तो आज मेरी याद कैसे आ गई। हाँ, जल्दी ही मैं अपना एक घर जरूर खरीदने वाला हूँ, बहुत बड़ा घर, आपके उस महल से भी बड़ा, जिसके गृह प्रवेश की पूजा में आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अपनी औकात दिखानी है। बहुत शौक था ना आप लोगों को हमारी औकात देखने का। जल्द ही मिलना होगा। और हाँ, जल्द ही एक फैक्ट्री और शुरू करने वाला हूँ और उसे भी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। 2 साल के भीतर आप लोगों से मिलना जरूर होगा, यह वादा है मेरा। आप लोगों ने हमारे लिए जो सपना देखा था वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने जो अपनी मेहनत के बलबूते खड़ा किया है वह तो आप लोगों को दिखाना बनता है। यह कहकर संध्या के पति ने फोन काट दिया। संध्या के ससुराल वाले अब समझ चुके थे कि यह दोनों मियाँ बीवी उनकी बातों में आने वाले नहीं। उधर संध्या के ससुराल का बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा था और संध्या और उसके पति का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। संध्या ने धीरे धीरे और भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिए थे, जिससे उसकी इनकम बहुत बढ़ गई थी। संध्या का बेटा भी अब 2 साल का होने को आया। संध्या और उसके पति को घर छोड़ने लगभग 6 साल हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद संध्या ने अपने पैसों से एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीदा, जो उसके ससुराल के घर के मुकाबले कोई कम नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। संध्या के पति ने अपने बिजनेस के पैसों से एक नई फैक्ट्री खोली और इन दोनों की पूजा एक साथ रखी। अब उन लोगों को लगा कि मम्मी पापा और भाई भाभी को दिखाने का वक्त आ गया है कि उन्होंने क्या किया है। क्या वह कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं या आज उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका जवाब तो उन्हें देना ही है। हम उन्हें आईना दिखाकर ही रहेंगे। उन्होंने पार्टी में अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को बुलाया। घर वाले तो ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में थे ताकि सब कुछ सामान्य कर सके। घर वालों को लगा यह अच्छा मौका है, पार्टी में चलते हैं और उन दोनों को मनाकर वापस ले आएंगे। नियत समय पर संध्या के ससुराल वाले संध्या के गृह प्रवेश की पूजा में आए। साथ ही साथ उन्होंने फैक्ट्री भी देखी। संध्या और उसके पति का घर और बिजनेस देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह दोनों इतनी तरक्की कर जाएंगे। संध्या का घर देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी महल में आ गए हैं और उसके घर के आगे उनका अपना घर, जिस पर कि उन्हें बहुत गुमान था, फीका पड़ रहा था। उनके मन में तो यह बात थी कि जरूर उन्होंने कोई छोटा मोटा घर लिया होगा और हमें दिखाने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे महल के बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साथ ही साथ फैक्ट्री को देखकर तो उनकी आंखें ही चुंधिया गई। पूजा वगैरह समाप्त हो चुकी थी और सब लोग खाना पीना खा रहे थे। संध्या अपने मायके वालों के आगे पीछे ही डोल रही थी और अपने ससुराल वालों को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही थी। संध्या की जेठानी ने अपनी आदत के अनुसार ताना मारा, तुम तो बस अपने मायके वालों के आगे पीछे ही लगी रहती हो, हमारी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही, थोड़ा ध्यान हमारी ओर भी तो दे लो। इस पर संध्या ने बोला, आप लोगों की ओर ध्यान देकर ही तो अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ। अब आप लोगों के ऊपर ध्यान देने का मुझे कोई शौक नहीं। जरूरत पड़ने पर मेरे मायके वाले ही मेरे काम आए थे, ना कि आप लोग। मेरे लिए सब कुछ आप यही लोग हैं। आप लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि आप लोगों को दिखा सके कि देख लो, हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं या करोड़ों में खेल रहे हैं। उम्मीद है यह सब कुछ देखकर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कटोरा लेकर आपके पास कभी नहीं आएंगे। और आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज आपसे कहीं ज्यादा संपत्ति हमारे पास है और आगे यह संपत्ति और बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों की तरह चालबाज नहीं है। संध्या की जेठानी को संध्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो उसे पुरानी वाली संध्या ही समझ रही थी, जिसकी जबान उसके सामने नहीं खुलती थी, लड़ाई के डर से। अब संध्या की सास ने बोलना शुरू किया, चल बेटा, अपना गुस्सा थूक दे और अपने घर वापस चल। अपना घर आखिर अपना ही होता है। तो संध्या ने बोला, हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रहे हैं, अपना घर तो अपना ही होता है और मेरा अपना घर यही है जिसे मैंने और मेरे पति ने अपने मेहनत के पैसों से बनाया है। और हमारा बिजनेस भी यही है जिसे हम दोनों ने बड़ी मुश्किलों से खड़ा किया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी को खाया है। यह सुनकर संध्या की सास भड़क उठी, लेकिन संध्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोला, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, लेकिन इस सच को आप नहीं बदल सकती कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी की जान ली है। नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ,
आप लोगों ने मेरी बेटी को खाया है, लेकिन अब मैं दोबारा माँ बन चुकी हूँ और मेरा एक बेटा है और मैं आप लोगों की गंदी नजर अपने बेटे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। संध्या की सास चुप हो गई थी क्योंकि संध्या की सास को पता चल चुका था कि संध्या अब पुरानी वाली संध्या नहीं रही और वह हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगी और वह उसका सामना नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा। संध्या की माँ ने बोला, जाने दे बेटा, पुरानी बातों को छोड़ दे। इस पर संध्या ने बोला, माँ, बचपन से ही आपने हमें यही सिखाया है कि छोड़ दे, जाने दे, शांति से रह। कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखाया, जिसका नतीजा यह निकला कि मैंने अपने बच्ची को इन स्वार्थी लोगों को जवाब न दे पाने के कारण खो दिया। संध्या की माँ के पास भी संध्या की बातों का कोई जवाब नहीं था। संध्या ने आगे बोला, मैंने इन लालची लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मैं इन्हें दिखा सकूं कि आज हम किस मुकाम पर हैं और इनका सपना कि हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे वह कभी नहीं पूरा होने वाला। इन्हें बहुत घमंड था ना कि मैं और मेरे पति सड़क के किनारे भीख मांगेंगे, तो आज अपनी आंखों से देख लें कि मैं और मेरे पति कहाँ पर हैं। और हाँ, यह लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते और मैं नहीं जानती इन्हें। कहकर संध्या वहां से चली गई। संध्या की सास ने संध्या के पति यानी कि अपने छोटे बेटे से बोला, सुन रहे हो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ से किस जुबान में बात कर रही है। संध्या के पति ने बोला, हाँ सुन रहा हूँ और उसी की सुनूंगा, क्योंकि आपकी सुनकर देख चुका हूँ। मैंने अपनी बेटी को खो दिया और अब मैं आपकी सुनकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहता। संध्या जो कह रही है सही कह रही है। आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जैसा मैं नहीं हूँ। आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, आपका स्वागत है। पर हाँ, मैं और संध्या आपके उस घर में कभी नहीं आएंगे। मेरा यही घर है और यही बिजनेस है। आपका घर और आपका बिजनेस आपको मुबारक हो। हाँ, जिंदगी भर इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि मैंने समय रहते अपनी पत्नी और बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाई, जिसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। मेरी बच्ची आज जहाँ कहीं भी होगी, वहां से अगर आज मुझे देख रही होगी तो शायद आज वह मुझे माफ कर दे। यह एक सच्चाई है कि आप मेरी माँ है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वह मेरी बेटी थी और मेरी बेटी की गुनहगार मेरी माँ है, तो मैं यह बात कैसे भूल जाऊं। कहकर संध्या का पति भी वहां से चला गया। संध्या के माता पिता ने भी अब कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि संध्या और उसके पति अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। संध्या के सास ससुर और जेठ जेठानी को समझ में आ चुका था कि संध्या और उसके पति अब उनके झांसे में कभी नहीं आएंगे और उन्होंने वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी और वह चुपचाप वहां से निकल गए। आज संध्या को अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने सोच लिया था कि वह ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेगी और उसके पति ने भी सोच लिया था कि जहाँ जरूरत होगी अपने परिवार और अपनी पत्नी के हक के लिए वह आवाज जरूर उठाएगा, नहीं तो कल को दोबारा पछताना पड़ सकता है। यह बात उन दोनों से अच्छा कौन समझ सकता था। थोड़ी देर के बाद संध्या ने एक अच्छी सी फैमिली पिक क्लिक की, जिसमें संध्या के मायके का पूरा परिवार, संध्या, उसका पति और उसका बेटा थे। उसने उसमें माय स्वीट फैमिली लिखकर उस फोटो को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसे उसके ससुराल वालों ने भी देखा और समझ गए कि अब उसकी फैमिली में उनकी कोई जगह नहीं है और उसकी फैमिली उसके मायके वाले ही है, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर हर कदम पर उनका साथ दिया है।